Hello students, welcome to this video. Students, in this video we are going to learn about some types of registered company and the features of joint stock company. Okay, students, I hope you all are watching the videos and following all the instructions. Fine. So students, let's go for the types of registered company. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनीज देखे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज देखे हैं, जिसमें से बेसिकली 3 टाइप्स हम लोगों ने देखे, दैट इज चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी. सो चार्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी का मीनिंग हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा. रजिस्टर्ड कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी के जो बेसिक टाइप्स थे वो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे. यहाँ इस वीडियो में हम रजिस्टर्ड कंपनी के जो टाइप्स हैं उसमें से कुछ बातें डिटेल में जानेंगे. Now let's go. Registered company basically bifurcate in a 3 category, that is limited by guarantee, unlimited company and limited by shares. Now limited by guarantee का मतलब ऐसा होता है कि एक लोगों का एक एसोसिएशन होता है, बट ऑफ कोर्स इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वो लोग एसोसिएट होते हैं, वो एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें हर एक बंदा अपने पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एज अ गारंटर करके वहां पे काम करता है. प्रॉफिट मोटो नहीं है, सर्विस मोटो है. तो जैसे एनजीओज होते हैं उस पैटर्न का ये एसोसिएशन होता है जो लिमिटेड बाय गारंटी के नाम से जानते हैं. Unlimited company, that is the company which has the liability on a unlimited mode. And the next is what, the limited by shares. Limited by shares में भी दो पैटर्न्स होते हैं. Limited by shares का मतलब ये होता है that is a company is there, a company is there which runs its business on the basis of the shares. और जितने shares उसके मार्केट में आते हैं, कंपनी की लाइबिलिटी सिर्फ उतने ही शेयर्स तक होती है. लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके जो डायरेक्टर है या फिर जो इनकॉर्पोरेशन टाइम पे जो टीम उनकी बनी है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, या फिर कंपनी की लाइबिलिटी का असर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं होता है. सो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स तक ही लिमिट रहती है, जितना शेयर्स का पेमेंट है उतना ही पेमेंट देने के लिए कंपनी लाइबल होती है. फाइन. नाउ लिमिटेड बाय शेयर्स में दो कैटेगरी में ये लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बाइफरगेट होती है. One is a private limited company and other one is the public limited company. Now let's see what the meaning of private limited and public limited. Private limited company, that is whose shares may not be offered to the public for sale and which operates under legal requirements less strict than those for a public company. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये. प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है कि ये इस कंपनी के शेयर्स होते हैं लेकिन वो मार्केट में ओपनली लोगों के लिए नहीं होते. वो सिर्फ उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, जो कि फिक्स्ड हम लोग कह सकते हैं कि ये उनके फिक्स एम्प्लॉइज है, परमानेंट एम्प्लॉइज है, ऐसे ही एम्प्लॉइज में ये शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनका सेलिंग नहीं होता. ओके. एंड दूसरा पार्ट ये होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कि उसको बहुत कम कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. वो क्या कंप्लायंसेस है ये हम लोगों को आगे चल के पता चल ही जाएगा. ओके. नाउ लेट्स गो फॉर the meaning of public limited company. Public limited company under Companies Act 2013 is a company that has limited liability and offers shares to the general public. कंपनी जो है, कंपनी का पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अथॉरिटी होती है कि अपना कैपिटल रेज करने के लिए वो मार्केट में शेयर्स को इशू करे जनरल पब्लिक के लिए. ओके. सो इट्स स्टॉक कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन either privately through IPO, that is initial public offering, or via trades on the stock market. स्टूडेंट, स्टॉक मार्केट का मतलब होता है, मतलब जैसे हमारा फूड मार्केट होता है उसी तरीके से ये स्टॉक मार्केट होता है.
जो फाइनेंशियल मार्केट का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। तो शेयर मार्केट क्या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिवाइड होता है, जिसके बारे में अगर हम लोगों को बोलना है या बात करनी है तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि उसको ये शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट जानना है तो डेफिनेटली या तो वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए। ओके, यहाँ एक काफ़ी वेल नोन एक एग्जाम्पल है, दैट इज अ टाटा एंड अदर वन इज द रिलायंस। ये दोनों भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। Now, this is the difference between the private limited company and public limited company. Now, basically, there are 7 points. Basically, there are 7 points under which we can cover the difference between the private limited company. Just go through this slide. इसको आप एक जगह पे लिख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको अच्छे से। अगर आपको इन पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि जो नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर जिनके बारे में डाउट है या क्वेरी है, so please ping me on my personal window or else just put the comment after the video. Okay, now let's go for the next, that is the features of joint stock company. Students, these are the features of joint stock company. बहुत ही interesting features है, so let's go one by one. The first one is the artificial person. A company is a creation of law and is called an artificial person. Okay, this is the basic statement. It exists only in the contemplation of law and therefore has no physical form. ओके मतलब कि क्या है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि भाई लॉ के हिसाब से इसको बनाया गया है लेकिन इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट फिर भी लॉ ग्रांट इट द राइट टू एक्ट एज अ नेचुरल बीइंग। जैसे हम लोग काम कर सकते हैं, माने हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, किसी के साथ हम लोग बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। तो कंपनी अपने खुद के नाम से किसी दूसरे कंपनी के साथ, किसी दूसरे इंसान के साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अंडर अ स्पेसिफिक लॉ, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, तो रजिस्टर्ड है, इसके लिए उसका खुद का एक अलग नाम है, उसका खुद का एक अलग अलग एग्जिस्टेंस है। इसके लिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है और वो एक नेचुरल बीइंग की तरह काम कर सकता है थ्रू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब कि कंपनी को हाथ पैर नहीं होते, बल्कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू कंपनी अपना काम कर सकती है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन का ही ये एक अलग पार्ट है, दैट इज अ कंपनी इज रिगार्डेड एज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स बिकॉज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। न यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी in his individual capacity cannot bind the company in any way, can enter into a contract with the company and can be an employee of the company, and cannot be held liable for the act of the company even if he hold the entire share capital. Okay, the very basic thing, separate legal entity, that is company जब registered होती है तो कंपनी को अपना खुद का एक नाम होता है, अपना खुद का एक एड्रेस होता है, इसका मतलब अपनी खुद की एक पहचान होती है। तो इस पहचान और अपना खुद का नाम होने की वजह से कंपनी एक अलग इंसान है और कंपनी को चलाने वाले जो मेंबर्स है, फिर वो शेयर होल्डर्स हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, वो अलग इंसान है। दोनों का एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप है लेकिन दोनों भी एक दूसरे के नाम से नहीं जाने जाते। ओके, सो क्यों नहीं जाने जाते हैं? क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को अपने हिसाब से नहीं चला सकता। कंपनी के जो रूल्स है, कंपनी के जो रेगुलेशंस है, कंपनी का जो फॉर्मेट है, पॉलिसी है किसी बिजनेस को फॉलो करने की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के बावजूद भी कंपनी की ओर से सिग्नेचर करने की अथॉरिटी होने के बावजूद भी वो इंसान खुद के कोई भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज कोई तरीके बिजनेस करने के लिए
फॉलो नहीं कर सकता, कंपनी के ही सारी चीजें फॉलो होगी। लाइकवाइज द कंपनी हैज द राइट टू ओन द प्रॉपर्टी इन एनी वे इट लाइक्स। कंपनी में अगर समझो परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट का हेड अपने नाम से कंपनी के लिए कोई भी मशीनरी परचेज नहीं करेगा या मटेरियल परचेज नहीं करेगा। जो भी परचेज होगा वो कंपनी के ही नाम से होगा। तो कंपनी के नाम से आया हुआ मटेरियल कंपनी को ही दिखाना पड़े, कंपनी के अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा, वो पर्सनल अकाउंट में नहीं दिखा सकता। कैन sue and be sued in its own name by its members as well as outsiders। अगर समझो कुछ ऐसी बात होती है, कोई झगड़ा होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस कंपनी का एम्प्लॉई कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, कंपनी को कोर्ट में घसीट सकता है और उसके अगेंस्ट वो केस बना भी सकता है, फिर चाहे वो एम्प्लॉई हो या कोई कंपनी के बाहर का इंसान हो, दोनों भी ये केस कर सकते हैं। लाइफ ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द मेंबर्स। कंपनी को अगर समझो एक्स नाम के इंसान ने स्टार्ट किया है, फाइन, नाउ एक्स इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। समझो एक्स ने स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी एक्स जो है वो 5 साल के बाद अगर उसकी डेथ हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को स्टार्ट करने वाला इंसान है एक्स, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक्स के अगेंस्ट कहो या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एक्स कहो या कोई नया इंसान कहो, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आता है, वो लीड करता है और कंपनी हमेशा ही चलते रहती है। Okay, now we'll go for the next one, that is incorporation. A company is called an incorporated association because it comes into existence only after registration. Okay, बिना registration के joint stock company काम नहीं कर सकती। Whereas in other forms of business ownership like sole proprietorship and partnership, registration is not that much compulsory. Perpetual succession. Students, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि कंपनी की लाइफ और उनके मेंबर्स की लाइफ अलग होती है, सो द मीनिंग ऑफ दिस परपेचुअल सक्सेशन इज लाइक दैट। कंपनी में बहुत सारे लोग आ भी सकते हैं, कंपनी में बहुत सारे लोग जा भी सकते हैं। जाने के लिए या तो उस बंदे की डेथ हो या फिर वो बंदा रिटायर हो जाए या फिर बंदा वो कंपनी छोड़ के जाए, कोई भी केस हो, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। बेसिकली ये कंपनी चलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक लॉ के अंडर, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 कहो या कंपनीज एक्ट 1956 कहो, इस लॉ के अंडर अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो डेफिनेटली कंपनी डिसॉल्व भी इसी लॉ के अंडर होगी। किसी ने भी चाहा और कंपनी को ताला लगा दिया, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। Then the limited liability. The liability of a shareholder of a company are usually limited. Limited that is कि शेयर लिमिटेड बाय शेयर्स है करके जितनी लाइबिलिटी है सिर्फ अपने शेयर के अमाउंट तक ही है। समझो कोई बंदा है, कंपनी को डिसॉल्व करना है, उसके 10 लोग हैं जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, और 10 लोगों में से एक को 1000 रुपए देने हैं, एक को 2000 देने हैं, एक को 10,000 देने हैं, तो कंपनी सिर्फ 1000, 2000 और 10,000 इतने तक ही लिमिटेड है। इससे ज्यादा कंपनी को ना देने की जरूरत है और ना ही कोई बंदा कंपनी से और कुछ मांग सकता है। सो फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द डेब्ट ऑफ द कंपनी, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी स्यूड। अब ये 1000, 2000 और 10,000 अगर समझो कंपनी की कैपेसिटी नहीं है, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई है, तो ये 1000, 2000 और 10,000 जो है कंपनी को सेल करने के बाद में ही इन लोगों को मिलेंगे। अगर समझो इन लोगों की जो अमाउंट है वो कंपनी सेल होने के बावजूद भी फुलफिल नहीं होती है, तो कंपनी को चलाने वाला बंदा जो है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेफ रख, तो इस सिचुएशन में कंपनी को चलाने वाला बंदा जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स जो है, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रख सकते हैं। रादर उनकी प्रॉपर्टी सेफ रहती है, उनको खुद की प्रॉपर्टी में से अपने लाइबिलिटीज को क्लियर करने की जरूरत नहीं होती। A shareholder's liability is limited to the amount unpaid on their shares irrespective of the magnitude of losses suffered.
जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, इन केस ऑफ गारंटी कंपनी however the members are liable to contribute a specific agreed sum in the event of the company being wound up. ओके ये लिमिटेड बाय शेयर्स का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जितने शेयर्स की अमाउंट है उतने ही लाइबिलिटी हमें देनी पड़ती है। अगर कंपनी सेल करते वक्त, वाइंडिंग अप करते वक्त, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होने की वजह से वो डिसॉल्व हो रही है या वाइंड अप हो रही है, तो कंपनी की जो सेलिंग अमाउंट होगी, जितनी वो सेलिंग अमाउंट है उतनी ही वो प्रोपोर्शनेट में, प्रो रेटा बेसिस पे प्रोपोर्शनेट में सेल आउट की जाएगी। उनके जो क्रेडिटर्स हैं उन लोगों को लाइबिलिटी फुलफिल की जाएगी, उससे ज़्यादा उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा और वो मांग भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर गारंटी कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो ऐसा सिचुएशन में जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट अ स्पेसिफाइड अग्रीड सम। ओके, सो मतलब कि अगर समझो कि कंपनी सेल करने के बाद भी कोई लाइबिलिटी बचती है, तो बेसिकली जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं जिन्होंने ये एसोसिएशन स्टार्ट किया था, उन मेंबर्स को कुछ पर्टिकुलर एक अग्रीड सम को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। दैट इज कि 100 रुपए देने थे, उसमें से 80 रुपए हम लोगों ने दे दिए, बाकी बचे 20 रुपए है, तो वो निगोशिएट करेंगे, या फिर जो अग्रीड सम है कोर्ट जो बोलेगा कि ठीक है आप 20 रुपीज़ नहीं दे सकते, आप 10 रुपीज़ दे सकते हैं, 15 रुपीज़ दे सकते हैं, तो ये 10 रुपए 15 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करके उन लोगों को देना ज़रूरी होता है। दिस इज वॉट द लिमिटेड लाइबिलिटी. Now the last one is the common seal and transferability of shares. A company must have a common seal with its name engraved on it. Okay, common seal मतलब स्टैम्प, कंपनी का स्टैम्प होता है, दैट स्टैम्प इज नोन एज द कॉमन सील। जैसे किसी बंदे का खुद का अपना एक स्टैम्प होता है और वहां पे एक सिग्नेचर होती है, तो कंपनी का खुद का अपना एक स्टैम्प होता है जिसमें कंपनी को चलाने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से कोई एक जन को अथॉरिटी होती है कि ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी he can make a signature. Okay, so any document bearing a common seal of the company and signed by two directors legally bind the company. Okay, अगर वो डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट पे दो डायरेक्टर ने, समझो कि 2 डायरेक्टर है या 5 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर्स है, तो उसमें से कम 2 लोगों की उसमें सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ये जो साइन है ये कंपनी का सील है, डायरेक्टर की सिग्नेचर है, इसका मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुकी है, कंपनी को वो सब कुछ फॉलो करना है। द लास्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी से ही रिलेट करने वाली बात है। दैट इज कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब अपने कैपिटल को रेज करने के लिए मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है, तो उनमें ये ट्रांसफरेबिलिटी क्वालिटी होती है। Fine. The capital of a company is divided into parts called shares. Their shares of the company are transferable. In a public limited company, this right of a transfer is absolute. Absolute, that is confirm होता है, ये हाथ से वो हाथ में. In a private company, however, some restrictions on the right of transfer of shares are imposed through its articles. Okay, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन डॉक्यूमेंट्स में एक जो डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ होता है, उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ही मुद्दा है या पार्ट है जो बताता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शेयर्स मार्केट में इशू नहीं करने हैं। Okay, the private company do not have the right to issue the shares into the general public. Okay, I hope student you understand the concept. अगर समझो कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे आप मुझे पिंग करिए। Now wait for the next video. Till then, thank you. Bye bye. Stay at home. Stay safe.